Hello everyone, my name is Hemant Kumar and graduated and doing masters in sociology. 3 years of online and offline experience. आज हम जिस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं वो बात करेंगे हम एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में। होता क्या है ये होता है दल बदल विरोधी कानून। ओके, अब ये क्यों न्यूज़ में रहा है? एक तो हम चंडीगढ़ मेयर इलेक्शंस की वजह से न्यूज़ में रहा है, और एक हम देखते हैं कि महाराष्ट्र जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके जो क्राइसिस हुए हैं उसकी वजह से न्यूज़ में रहा है। सबसे पहले हमारी जो बात रहेगी कि एंटी डिफेक्शन लॉ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस इसके क्या है, या फिर किसी कोई जजमेंट वगैरह है उसके ऊपर बात करेंगे। जैसे कि अगर मैं बात करूं प्रोविजंस अंडर कॉन्स्टिट्यूशन, इसके अंदर दिए हुए हैं कि आर्टिकल 101 101 से 103 तक और 10th शेड्यूल। ओके, अब आर्टिकल 101 से 103 तक क्या कहते हैं? जैसे हम बात करते हैं कि वैकेशन को लेकर या फिर डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर, और जो डिस्क्वालिफिकेशन मेंशन किए गए हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 के अंदर। ओके, ये सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं, ये डील करती हैं एंटी डिफेक्शन से। और 10th शेड्यूल जो 10वीं अनुसूची है वो एंटी डिफेक्शन के बारे में हमें बताती है। अगर मैं जजमेंट के बारे में बात करूं तो जजमेंट कौन कौन सी हैं? एक तो है क्योतो होलन केस 1992, और एक और है जो हम बहुत बार न्यूज़ में सुनते हैं, नवाम रेबिया जजमेंट। अब हमें जिस चीज़ के ऊपर बात करनी है, हम बात करेंगे एंटी डिफेक्शन जो कि हमारे 10th शेड्यूल में है। अब सबसे फर्स्ट बात ये निकल कर आती है कि क्या ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से ही थी? तो भैया नहीं, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से ही मेंशन नहीं थी। इसे हमने ऐड किया है 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1985 से। यहाँ पर पूरा जो प्रोसीजर दिया हुआ है 10th शेड्यूल का, कि 10th शेड्यूल के अंदर क्या है, क्या चीज़ें हैं। ओके, तो उन सब के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। इसमें टोटल 7 पैराग्राफ्स दिए हुए हैं पूरे लॉ के अंदर, बट उसमें से हम सिर्फ 6 के बारे में बात करेंगे। 5th जो पैराग्राफ है वो हमारे काम का नहीं है। पैराग्राफ फर्स्ट क्या बोलता है? वो बोलता है पॉलिटिकल पार्टी और लेजिस्लेटिव पार्टी के बारे में बताता है। अब बहुत बार यूपीएससी क्वेश्चन यहाँ पर बना सकती है डाइवर्ट करके, कि जो लेजिस्लेटिव पार्टी है वो जो कार्य करता है उससे लेकर, और जो उनके कार्य प्रमुख हैं लाइक पॉलिटिकल हेड जो होते हैं, पार्टी के हेड जो है उससे लेकर, और जो सबसे डाउन जो बंदा है, जो उसमें सबसे लोएस्ट पोस्ट पर कोई बंदा, लाइक मैं कहूँ कि अगर वो ड्राइवर हो सकता है, मैं कहूँ वो माली हो सकता है, या फिर कोई खाना बनाने वाला रसोईया हो सकता है। तो ये जो जो पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम करते हैं, सबसे निचले तबके के जो लोग हैं, उन सबको मिलाकर ये बनती है पॉलिटिकल पार्टी। ओके, लाइक कार्य प्रमुख टू कार्यकर्ता, ये तो होगी पॉलिटिकल पार्टी। बट कई बार क्या होता है कि जो ये जितने भी बंदे हैं, मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। मान चलता हूँ कि मैं एक पॉलिटिकल पार्टी ये रही, इसमें पूरे टोटल बंदे हैं 100। अब इन 100 बंदे में से कुछ बंदे ऐसे हैं, फॉर एग्जांपल पांच बंदे ऐसे हैं जो महाराष्ट्र की विधानसभा में गए, 5 बंदे ऐसे हैं जो विधान परिषद में बैठे हैं, 10 बंदे ऐसे हैं जो लोकसभा में बैठे हैं, 15 बंदे ऐसे हैं जो राज्यसभा में बैठे हुए हैं, और इसी में से किसी अदर स्टेट्स के अंदर 10 बंदे और हैं जो वहाँ की विधानसभा में बैठे हुए हैं। तो ये मैंने सपोज कर लिया। अब ये बंदे टोटल काउंट करके कितने हो गए? 10, 20, 30, 40 और 5 45। ये जो 45 बंदे हैं जो किसी न किसी स्टेट्स की विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा के अंदर बैठे हुए हैं, इनको क्या बोलेंगे? इन सबको मिलाकर जो एक पार्टी बनती है उसे बोलते हैं लेजिस्लेटिव पार्टी। ओके, आई थिंक आप लोग ये सब समझ चुके होंगे कि पॉलिटिकल पार्टी और लेजिस्लेटिव पार्टी में क्या डिफरेंस है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं पैराग्राफ सेकंड पर। इसमें बताया हुआ है कि ग्राउंड्स फॉर डिस्क्वालिफिकेशन ऑन डिफेक्शन, कि जो दल बदल विरोध जो कानून है उसके अंदर जो ग्राउंड्स हैं जिस पर वो डिस्क्वालीफाई किए जाते हैं वो कौन कौन से हैं। इसके अंदर दो कंडीशन है, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट ये है कि या तो कोई अगर मेंबर है किसी पॉलिटिकल पार्टी का, वो उससे खुद मतलब वॉलंटरी बेसिस पर रिजाइन कर दे। ठीक। और जो सेकंड है वो ये है कि कई बार क्या होता है कि जैसे पॉलिटिकल पार्टी जो हो गई वो अपना विप इशू करती है, या आपने जो उस पार्टी के जितने मेंबर्स हैं उन्होंने उस विप को फॉलो नहीं किया। ठीक, या तो फॉलो नहीं किया है, या फिर मान के चलो पॉलिटिकल पार्टी बोलती है कि भाई हम लोगों को इस जगह पर वोट करनी है,
ठीक है। तो जो पॉलिटिकल पार्टी ने बोला है उसके अगेंस्ट जाके आपने वोटिंग की है, उस हिसाब पर भी आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे। ओके, ये हो गया आपका पैरा सेकंड। उसके बाद बात करते हैं हम थर्ड पैरा के अंदर इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें दी हुई है स्प्लिट। बट देखो स्प्लिट के अंदर एक कंडीशन है कि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से स्प्लिट जब कर सकते हो जब 1/3 की मेजोरिटी हो। ओके, लाइक की बात करते हैं 1/3 मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव पार्टी जो है वो फैक्शन कर ले। जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया था कि भाई ये टोटल 50 बंदे हैं, मैं 45 थे। ओके, इसका 1/3 जो बंदे हैं वो क्या कर ले, वो वो क्या कर ले, वो कर ले फैक्शन कर लें। ओके, अब ये फैक्शन जब कर लेंगे तो इसे बोला जाएगा स्प्लिट। बट इसकी वजह से जो एंटी डिफेक्शन लॉ है उसकी ज़्यादातर क्या हुआ है, उसका मिसयूज होने लगा था, जिस वजह से इसे ख़त्म कर दिया गया था 10th शेड्यूल में से। किससे? 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2023 से। ओके, अब स्प्लिट इसमें नहीं है, ये ख़त्म हो चुका है। पैराग्राफ 4 के अंदर क्या है, उसमें मर्जर दिया हुआ है। अब देखो हमने स्प्लिट के बारे में कंडीशन देखी कि भाई 1/3 मेंबर्स आपके साथ होने चाहिए। ओके, बट इसमें मर्जर के अंदर क्या है, मर्जर के अंदर 2/3 मर्जर हो सकता है। किसी भी लेजिस्लेटिव पार्टी जो है वो मर्जर कर सकती है किसी के अंदर भी, किसी दूसरी पार्टी के अंदर। बट इसमें क्या चाहिए, एक तो 2/3 मेंबर्स चाहिए आपकी साइड लेजिस्लेटिव पार्टी के, मतलब इस जो 45 बंदे हैं, ओके, इसके 2/3 मेंबर, टोटल 30 मेंबर आपके साइड होने चाहिए। और सेकंड कंडीशन ये है कि यू हैव द टैग ऑफ ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी, आपके पास ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी का टैग होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको एग्जांपल से बताऊं, हम लोगों ने महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली का क्राइसिस देखा था। उसमें एक तो पार्टी बना ली थी एकनाथ शिंदे ने और एक थी उद्धव बाला साहब ठाकरे की। तो एकनाथ शिंदे के पास क्या था कि इन्होंने 2/3 जो है, एक तो मेंबर्स इनके पास थे, प्लस इन्होंने ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी का सिंबल जो था इनके पास था, जिसकी वजह से जो ओरिजिनल पार्टी मिली, जो शिवसेना थी, वो किसके पास चली गई, वो थी एकनाथ शिंदे के पास। ठीक, तो ये यहाँ पर दो कंडीशंस आपकी फुलफिल होनी चाहिए। उसके बाद पैराग्राफ 5 जो है वो काम का नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं पैराग्राफ 6 की। इसमें क्या है, इसमें बताया हुआ है कि इफ एनी क्वेश्चन अराइजेज अबाउट द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ए मेंबर, डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर, किसी मेंबर की डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर कोई भी क्वेश्चन अगर उठाया जाता है तो देन इट विल बी डिसाइड बाय द स्पीकर या फिर चेयरमैन। तो उसे स्पीकर या फिर चेयरमैन डिसाइड करेंगे कि वो सही है या नहीं है, या फिर वो डिस्क्वालीफाई किया जाए या नहीं किया जाए। और जो उनका जो डिसीजन होगा वो क्या होगा, वो फाइनल होगा, मतलब उसके अगेंस्ट किसी भी कोर्ट वगैरह में नहीं जा सकते आप लोग। ओके, नेक्स्ट पैरा है पैरा 7। इसमें बार फ्रॉम द इंटरफेरेंस ऑफ द कोर्ट्स इन मैटर ऑफ 10th शेड्यूल। इसमें ये बताया गया है कि अगर 10th शेड्यूल के अंदर कुछ भी अगर किया जाता है, जैसे कि स्पीकर या चेयरमैन कुछ भी करते हैं, डिस्क्वालीफाई करते हैं या फिर कुछ और चीज़ करते हैं, तो उसे कोर्ट का इंटरफेरेंस उसमें नहीं होना चाहिए, उसे रिलीफ दी गई है। ये तो हो गया आपका एंटी डिफेक्शन का पूरा लॉ कि 7 के 7 जो पैराग्राफ्स वो क्या बोलते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो जजमेंट थी, लाइक क्योतो होलन जजमेंट हो गई या फिर नबाम रेरिया जजमेंट हो गई। तो क्योतो होलन के बारे में बात करें, ये कब आई थी 1992 के अंदर। इसमें क्या बताया, इसमें बताया कि पैराग्राफ जो 7 है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। लाइक क्या है कि जिसे बात की गई थी कि इसे हम कोर्ट का इंटरफेरेंस नहीं होने देंगे, तो उसमें ये चीज़ बोली गई कि जुडिशियल रिव्यू आप कर सकते हो। ठीक है, अगर जो 10th शेड्यूल है, जो एंटी डिफेक्शन होगा, ओके, उसके अगेंस्ट जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। बट उसमें कुछ कंडीशंस दी हुई हैं। जैसे दो कंडीशंस है, या तो वो बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट हो, और सेकंड जो है कि अगर आप एंटी डिफेक्शन कर रहे हो किसी भी चीज़ को लेकर, तो कंसल्टेशन ऑफ स्टेट्स वाज नॉट प्रोवाइडेड इन पासिंग 10th शेड्यूल। जैसे कि बहुत बार क्या होता है कि आप कुछ डिसीजन दे रहे होते हो तो स्टेट्स वगैरह से पूछते हो। स्टेट्स का एक तो है कि अपने आप वॉलंटरी बेसिस पर भी परमिशन दे देते हैं कि कोई बात नहीं कर लो आप, और ये है कि अगर नहीं दिया है
तो आपने स्टेट से नहीं पूछा है, तो तब भी जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। आर्टिकल 368 उसके सब क्लोज 2 के अंदर। उसके बाद बात करते हैं नवाम रेजिया जजमेंट की। 5 जज बेंच है। 5 जज बेंच ने ये डिसीजन दिया था कि अगर कोई स्पीकर है या फिर चेयरमैन है, उसकी पोजीशन जो खुद की है वो अगर अंडर क्वेश्चन है, मतलब उसकी पोजीशन के अंदर, पोजीशन के ऊपर ही क्वेश्चन उठाया गया है विद इन द हाउस, हाउस के अंदर ही, देन ड्यूरिंग सच क्वेश्चनिंग द स्पीकर एंड चेयरमैन कांट प्रोसीड विद हिज पावर अंडर पैरा 7। हमने पैरा 7 के अंदर क्या देखा था? हमने देखा था पैरा 7 के अंदर कि अगर कोई भी क्वेश्चन अराइज किया जाता है डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर, तो उसे डिसाइड करने का काम स्पीकर या चेयरमैन का होगा और उनका डिसीजन फाइनल होगा। तो यहाँ पर जो पैरा 7 की बात की गई है, इसके ऊपर वो अपना डिसीजन नहीं दे सकते, वो उनके पास पावर नहीं है, वो प्रोसीड नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू नवाम रेजिया जजमेंट। अब देखो, ये नवाम रेजिया जजमेंट जो है इसका मिसयूज हुआ था महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली वाले क्राइसिस में, एकनाथ शिंदे गवर्नमेंट और जो उद्धव बाला साहब ठाकरे वाले। ठीक है, अब क्या कहा गया है कि अब इसका जो रिव्यू होगा कि नवाम रेजिया जजमेंट, क्योंकि कोर्ट को पता चल गया था इस क्राइसिस के बाद कि भैया कहीं ना कहीं नवाम रेजिया जजमेंट जो है उसका मिसयूज हुआ है, तो इसे रिव्यू किया जाएगा किसके पास? 7 जज बेंच के पास। ठीक, और वो कब होगा, क्या डिसीजन आएगा, तो जैसे डिसीजन आएगा आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ओके, तो ये था हमारा पूरा एनालिसिस एंटी डिफेक्शन के को लेकर। ओके, तो जो महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली का जो क्राइसिस हुआ था उसके क्या क्या पॉइंट्स निकल सकते थे, लॉ से पूछा हुआ क्वेश्चन भी है, 2024 के अंदर क्वेश्चन आया भी है। ओके, पॉलिटी से आप देखना, वो क्वेश्चन आया हुआ है, आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है। ठीक है, ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।